हेलो दोस्तों, एसएमबी कनेक्ट द राइज के स्पॉटलाइट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं सृजन नारायण हूं। हमारी स्पॉटलाइट सीरीज में बिजनेस जगत के दिग्गज अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आज हम सेंचुरियन रेमेडीज के अंबालाल पटेल को अपने साथ पाकर बहुत एक्साइटेड हैं। वो अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए हमसे जुड़े हैं। नमस्कार अंबालाल पटेल जी। हाँ, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई। मैंने 1976 में बीफार्म पास किया था। उसके बाद में हम लोगों ने बॉम्बे में मल्टीनेशनल कंपनी में थोड़ा एक्सपीरियंस लिया था। उसके बाद में 1977 में मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब वर्क करा के। उसके बाद में 1982 में हमारी एक फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, इनिक्योर रेमेडी। सर, आपको शुरुआत में दोबारा ले जाऊंगा। आपने जब शुरुआत की थी 77 में, तो आपकी इक्विटी कितनी थी। उस टाइम हमने 1 लाख रुपया से स्टार्ट किया था। अच्छा। और फिर 82 के बाद। फिर 82 में हमने जो फैक्ट्री बनाई, वो 5 लाख में फैक्ट्री बनाई थी, किराए के बिल्डिंग लेके। वो इनिक्योर रेमेडीज कंपनी में हमने 3-4 न्यू प्रोडक्ट भी बनाई थी। जो निफेडिपिन करके है, जो अदालत करके बाहर की 200 रुपये की एक कैप्सूल आती थी हार्ट अटैक के लिए, वो हमने फर्स्ट टाइम इंडिया में बनाई थी। लेकिन हमने पेटेंट रजिस्टर नहीं किया था, तो सिप्ला के सामने हमको वो कैंसिल करना पड़ा था। बाद में हमने एक टीबी की मेडिसिन भी बनाई थी, रिफाम्पिसिन, वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया थी, तो उसका तो अभी तक हमारा चल रहा है। बाद में हमने एक पायरोक्सिकम बनाई थी, वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया थी। लेकिन उसमें फाइजर थी, शायद फाइजर, हाँ। पेटेंट था, लेकिन हमारी परमिशन उसके पहले की थी। हम भी बना रहे थे, वो भी बना रहे थे। बाद में वो कंपनी हमने डेवलप तो एक वाइटल जेड करके प्रोडक्ट बनाई थी, वो भी फर्स्ट टाइम इन इंडिया थी। वो अभी तक वो कंपनी में चल रही है। लेकिन मैंने वो कंपनी डिस्प्यूट की वजह से छोड़ दी थी, और मेरी खुद की फिर सेंचुरियन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड 94 में स्टार्ट करी। और उसकी फैक्ट्री बनाई, 95 में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। उसकी कैपिटल उस टाइम भी 5 लाख ही था। और धीरे धीरे फिर प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए, डिपार्टमेंट इंक्रीज करते गए। और स्टार्टिंग में हम मार्केट में मार्केटिंग करते थे। बाद में हमने गवर्नमेंट सप्लाई भी स्टार्ट किया 2001 से। और गवर्नमेंट सप्लाई के बाद हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया 2008 में। और अभी हमारा एक्सपोर्ट पूरा अफ्रीकन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ एशियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ प्लस यूके में चलता है थोड़ा। उसके बाद हमने एक और नई कंपनी बनाई, सेंचुरियन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, जो यहाँ से वो बड़ौदा से 10 किलोमीटर दूर है। 2014 में वो स्टार्ट करी, और उसमें भी सेम सिमिलर प्रोडक्ट है। और वो नया प्लांट बनाया, तो वो यूजीएमपी अप्रूव्ड है। और उसके बाद में हमने एक और सेंचुरियन रेमेडीज जो गोरवा में थी, वही नाम से वहाँ बीटा-लैक्टम प्लांट नया बनाया वहाँ, जो हायर रिक्वायरमेंट के लिए जो अप्रूव हो सके ऐसा प्लान बनाया है। वो भी हमने 2021 में स्टार्ट किया। तो हमारा सेंचुरियन रेमेडीज का भी टर्नओवर 180 करोड़ है, और सेंचुरियन लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड का 160 करोड़ है। और दोनों में 60% मार्केट में जाता है, और 40% के आसपास एक्सपोर्ट है। राइट सर। और इसमें गवर्नमेंट का कितना शेयर रहता है। गवर्नमेंट ने कहा उसमें 60 में से 50% गवर्नमेंट है, और 10% मार्केट में बेचते हैं। जी सर, जी सर। आप बी फार्मा किया था, इसीलिए आपने ये इंडस्ट्री शुरू की, या कोई हाँ, और कारण था। नहीं, बी फार्मा किया था। और मुझे एक्चुअली 76 में हमें तो यहाँ से ग्रीन कार्ड मिलता था, यूएस का। हमारे एक क्लास में 80 स्टूडेंट होते थे, उसमें उसमें से 60 स्टूडेंट तो यूएस चले जाते थे ग्रीन कार्ड लेके। लेकिन हम लोग नहीं गए। हमने सोचा था कि भाई नहीं, हम यहाँ ही बिजनेस करेंगे, हमको मेरी यूएस नहीं जाना है। तो इसलिए हमने यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि हमारे पास थोड़ी कैपिटल थी। और रूटीन के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी, हमारे पास जमीन थी बहुत सारी। इसलिए पैसे की तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं था घर चलाने के लिए। राइट। इसलिए हमने स्टार्ट किया कि चलो बिजनेस। लेकिन उस टाइम में बहुत डिफिकल्टी थी। उस टाइम तो लोग 10-10 साल का एक्सपीरियंस फॉरेन में लेके आते थे, और फिर फैक्ट्री बनाते थे।
लेकिन हमने लिस्ट एक्सपीरियंस से स्टार्ट किया था। तो शुरू में मुश्किलें बहुत आती थी, लेकिन धीरे धीरे करते गए और सीखते गए, क्योंकि सर उस टाइम तो हाँ। ये शुरुआत की दिक्कतों के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो शुरुआत में पहले तो हम लाइसेंस लेने गए तो लाइसेंस ही नहीं दे रहे थे कमिश्नर। बोलता है कि तुम लोगों को क्या लाइसेंस देंगे, तुम तो अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या ज्यादा नहीं है। तो फिर हमको वो भी लड़ना पड़ा। रॉ मटेरियल नहीं मिलते थे उस टाइम, रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल थे, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल था सब। इंपोर्टेड आइटम गवर्नमेंट ही सब डिस्ट्रीब्यूट करती थी इंपोर्ट करके, और थोड़ी आइटम जो बनती थी इंडिया में, उसमें पैरासीटामोल जैसे आइटम, चीप आइटम तो यहाँ बनाते थे लोग, लेकिन कॉस्टली एंटीबायोटिक तो आईडीबीएल करके गवर्नमेंट की कंपनी थी, वही बनाती थी। तो उनके पास हमको लेना पड़ता था, उनको पहले लेटर लिखो, फिर वो प्रोफोर्मा भेजे, फिर पेमेंट भेजो, बाद में वो लेने जाओ, वो लोग डिलीवरी भी नहीं करते थे। ऐसा भी पैकिंग मटेरियल में भी था कि उस टाइम पैकिंग मटेरियल जो फॉइल होती है ना, एल्यूमिनियम फॉइल चीज भी यहाँ नहीं मिलती थी। वो भी हमको नरीमन पॉइंट इंडाल की ऑफिस में जाके कलेक्ट करना पड़ता था, खुद जाके, फिर इधर लाके प्रिंट कराते थे। और उस टाइम तो मशीन भी ज्यादा लेटेस्ट नहीं थे, तो मशीन भी सब मैन्युअल था। स्ट्रिप पैकिंग करना हो तो हमको फॉइल खुद काटते थे, फिर मशीन में रखते थे, और ऐसे सब मेहनत बहुत करनी पड़ती थी उस टाइम, क्योंकि मशीन ऐसे अभी जो ऑटोमेटिक मिल रहे हैं ऐसे नहीं मिल रहे थे उस टाइम। तो फॉरेन में थे, लेकिन इंपोर्ट नहीं हो सकते थे, कॉस्टली थे बहुत। राइट। तो धीरे धीरे सब अभी इंडिया में बनने लगा है। तो उस टाइम में फिर मार्केटिंग तो इतना डिफिकल्ट नहीं था उस टाइम, क्योंकि कंपटीशन ही कम थी, इसलिए मार्केट का प्रॉब्लम कम था। जो माल हम बनाते थे वो बिक जाता था, क्योंकि उस राइट। टाइम तो डॉक्टर, एक्चुअली डॉक्टर को कंपनी की जरूरत थी उस टाइम। तो कोई भी हमारा एमआर जाएगा कोई भी स्टेशन, तो डॉक्टर लेने आते थे, चलो भाई उनको बुलाते थे डॉक्टर, और हमको बताओ मेडिसिन के बारे में, सैंपल दो सब। और अभी तो हालत उल्टी हो गई है। अभी तो एमआर को बेचारे को डॉक्टर के कैबिन के बाहर 2-2-3 घंटा बैठना पड़ता है, तब तो वो बुलाता है, बुला के बाद ही बोलेगा भाई जल्दी बोलो जल्दी बोलो, अभी टाइम नहीं मेरे पास। ऐसी हालत है। जी सर। तो ये सब। और अपने एक्चुअली इंडिया में जो पेटेंट एक्ट 1970 में जो अमेंड हुआ ना, उसकी वजह से इंडिया की ग्रोथ हुई, नहीं तो अभी तक नहीं होती। 1970 में मोलिक्यूल पेटेंट जो है ना, वो रिमूव हो गया। कोई भी मोलिक्यूल कोई भी बना सकता है, प्रोसेस पेटेंट था, तो कोई भी दूसरी प्रोसेस से बना सकता था। इसलिए इंडिया में एपीआई और फॉर्मुलेशन की इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई, क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा बनाने का। राइट सर। तो सर अभी आप बता रहे थे कि आपने तीन तीन अलग अलग कंपनियां स्थापित कर ली हैं। हम्म। तो सर जब पहली कंपनी आपने स्टार्ट की 1994 में, हाँ, नहीं, 1982 में। 1982 में पहली कंपनी आपने 1982 में जो शुरुआत की, हम्म। उस समय जो आप बता रहे हैं कि पेटेंट एक्ट हटने, पेटेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होने के बाद इंडस्ट्री लगाना थोड़ा आसान हो गया। हम्म। तो सर उस समय आप ये बताइए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से आपको लगता था कि ये चीज आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, कोई रुकावट वगैरह तो अपनी जगह है। कब ऐसा लगा आपको कि अब साहस है, अब आगे बढ़ने का ही मौका है? वो हमको लगा ये 85-86 में जब हमने ये टीबी की ड्रग स्टार्ट करी, रिफाम्पिसिन करके जो टीबी की ड्रग हमने बनाई ना, तो उसमें हमको अच्छा चांस मिल गया है। उस टाइम रिफाम्पिसिन हम इंपोर्ट करते थे, तो एक बार हमको ऐसा चांस मिल गया कि हमने 800 kg रिफाम्पिसिन बुक किया, और उसका जो रेट था वो 1000 में सीधा 2000 हो गया। आफ्टर आवर बुकिंग डबल रेट हो गए। तो हम्म। उस टाइम हमको 800 kg का 8 लाख रुपया एक्स्ट्रा मिला।
तो वो 8 लाख रुपया जो मिला उसमें से हमने फिर आगे डेवलपमेंट किया, मार्केटिंग किया। ये वाइटल जेड करके एक प्रोडक्ट बनाई जो एनर्जी टॉनिक है और विटामिन सी विद जिंक है। और बाद में वो प्रोडक्ट अभी बहुत अच्छी चल रही है इधर, लेकिन वो कंपनी हमारी डिस्प्यूट की वजह से, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हुआ था, इसलिए हमने छोड़ दी फिर। तो फिर आप 92 में या 94 में दोबारा नई कंपनी शुरू की ना? 94 में हाँ, सेंचुरियन की। सेंचुरियन, सेंचुरियन रेमेडी स्टार्ट करी। तो सर अभी सारे प्लांट मिला के आपके कुल कितने कर्मचारी होंगे, उनकी क्या संख्या हमारे होगी? दोनों कंपनी में अबाउट 600 एम्प्लॉय है। 600 प्लस 600, तो टोटल 1200। 1200, 1250 के आसपास है। राइट सर। क्योंकि ये ड्रग का मामला है और मेडिसिन का मामला है, तो हम्म। आपको नई नई तकनीक और नए नए इजाद हाँ तो हाँ, ढूंढते रहने पड़ते वो तो होंगे। बहुत चेंजेस करना पड़ता है। मेरी फैक्ट्री जो पहले स्टार्टिंग में थी वो तो है ही नहीं अभी, खाली उसकी दीवारें खड़ी है। वो भी चेंज हो गई। क्या कि पहले तो एयर का एसी चलता था, एयर कंडीशन के रूम में हम बनाते थे मेडिसिन। वो एसी सब निकल गए, एएचयू आ गए, एयर हैंडलिंग यूनिट। तो एयर हैंडलिंग यूनिट से ऑटोमेटिक 1 मिनट में 20-30 एयर चेंज देना पड़ता है, कूलिंग भी होता है उसमें। तो वो सब चेंज हुआ तो कम से कम हमने उस टाइम 2003 में, जब नया एक शेड्यूल एम करके ड्रग एंड कॉस्मेटिक रिवाइज हुआ, उसमें ये सब आया प्रोविजन। तो हमने 50 लाख उस टाइम खर्चा किया और सब एसी निकाल के एएचयू डाल दिए। बाद में फिर वाटर सिस्टम का आया तो हमने वाटर सिस्टम भी नया डाला। डब्ल्यूएचओ का आ गया रिक्वायरमेंट एक्सपोर्ट के लिए, तो डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट के लिए। और सब हमको प्रोडक्ट का, पहले तो हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाना तो ट्रायल लेके बनाते थे, लेकिन अभी जो कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो तो पहले उसका ट्रायल लेके उसका स्टडी करना पड़ता है, प्रोसेस एस्टेब्लिश करने का, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखने की, और उसके बाद में मार्केट में हम बेच सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसका पूरा डेटा रखना पड़ता है। अभी उसके बाद बहुत सारी चेंज आ गए, समझो ना। कि वाटर का टेस्ट करना हो तो उसका भी प्रोसीजर है कि भी उसमें टीओसी कितना होना चाहिए, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, वो भी टेस्ट करना पड़ता है। वो इंस्ट्रूमेंट ही खाली 25 लाख का आता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग के लिए भी बहुत खर्चा हो गया अभी। और फिर उसमें इम्प्योरिटी देखनी होती है। पहले इतना का ज्यादा नहीं था, अभी तो हर एक प्रोडक्ट में कितनी इम्प्योरिटी है वो सब चेक करने का। उसके बाद अभी नया आया है फार्माको विजिलेंस। अभी हमको मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें कोई कंप्लेन है कि नहीं, तो कंप्लेन है तो उसको कैसे रिजोल्व करने का, वो भी प्रोसेस बनाने का अभी। तो ऐसा चेंजेस आते ही रहते हैं, गवर्नमेंट हर रोज नया नया कुछ ना कुछ चेंज करती रहती है। तो हमको भी जो कमाते हैं अंदर डालना ही पड़ता है खर्चा। तो सर इनोवेशन करते हैं। ये इनोवेशन और R&D के लिए मतलब आप लोगों को अलग से बजट निकाल के रखना पड़ता होगा। हाँ, R&D के लिए अलग से खर्चा करना पड़ता है। तो पहले गवर्नमेंट उसमें इंसेंटिव देती थी कि जितना R&D में खर्चा करो उसका 200% हमको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन वो बंद कर दिया गवर्नमेंट धीरे धीरे, कम करके फिर अभी बंद ही कर दिया। लेकिन अभी गवर्नमेंट सोच रही है फिर से स्टार्ट करने का, क्या कि इंडिया में जरूरत तो मेडिसिन इन्वेंशन की है, क्योंकि इंडिया की कोई कंपनी ने आज तक कोई नया मोलिक्यूल बनाया नहीं है। कि नया एक मोलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम 2000 करोड़ खर्च करना पड़े, तब भी एक मोलिक्यूल बन सकता है, बनेगा श्योर नहीं। इसलिए इंडिया की कंपनियां क्या करती है कि जो एग्जिस्टिंग मोलिक्यूल है उसमें फॉर्मुलेशन चेंज करके बनाते हैं। कि भाई टेबलेट आता हो तो उसका कैप्सूल बना देते हैं, कैप्सूल आता है तो उसका सिरप बना देते हैं, ऐसा। या उसका रिजल्ट अच्छा मिले, डोज कम हो जाए, ऐसा सब डिस्कवरी करते हैं। इन्वेंशन नहीं होता है, डिस्कवरी होती है राइट यहाँ। सर। इंडिया में। तो सर इतने सालों का आपका जो अनुभव है, इतने साल हम्म, से जो आप काम कर रहे हैं, तो हम्म, आई एम श्योर आपको
कई बार कई जगह पे पुरस्कार और रिकग्निशन भी मिले होंगे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पुरस्कार में तो ज्यादा हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि वो पुरस्कार तो ऐसा कोई मिला नहीं है हमने, कोई ऐसा हम अप्लाई नहीं करते ऐसा कोई पुरस्कार के लिए। आते हैं बहुत सारे हमारे ये फेडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज है, फिर ये स्मॉल स्केल वाले भी करते हैं, फिर दिल्ली में भी होता है एसएमई का, लेकिन हम वो अप्लाई नहीं करते हैं। अप्लाई करें तो पता नहीं मिलता नहीं मिलता, कुछ नक्की नहीं रहता है ना। दिल्ली जाना आना। राइट सर। तो आपके अनुसार सक्सेस का मंत्र क्या है? सक्सेस का मंत्र हार्ड वर्किंग, और कुछ नहीं। हार्डवर्क। हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, नो ईगो। बिना ईगो के। बिना ईगो, दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। कोई भी परिस्थिति हो तो उससे डरना नहीं है। तो ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है जिसमें कि आपको लगा था कि अब डरना नहीं है? अब ऐसा कोई परिस्थिति आया था जब आपको हाँ लगा कि अब डर नहीं लगता, या अब डर नहीं लग रहा? हाँ, वो तो हमको जब 2000 2000 से ऐसा लगा कि चलो अभी डर नहीं लगता है। शुरू में ऐसा लगता था कि कितना कर पाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन करते रहे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा था फिर। जैसे डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया में, ऐसे कंपटीशन भी बढ़ रहा था। और जब 2002 वाजपेयी के टाइम, हाँ, जब ये बद्दी और हिमाचल में जब टैक्स फ्री जोन बनाए ना हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी ने, जी। हम लोग तो वहां नहीं गए। इसकी वजह से उन लोगों को जो वहाँ जिनने फैक्ट्री डाली, उन लोगों को 40-50% का बेनिफिट था, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज एमआरपी पर लगती थी। तो 30-40% तो एक्साइज लग जाती थी हमको, और इनकम टैक्स भी लगता था, वहाँ इनकम टैक्स भी फ्री था। तो उनकी मेडिसिन की कॉस्ट हमारे कॉस्ट से 30-40% कम होती थी। तो मार्केट में फिर काम करना मुश्किल हो गया। इसलिए हमने फिर 2000 के बाद गवर्नमेंट सप्लाई स्टार्ट किया, कि उसमें प्रॉब्लम नहीं होता है ज्यादा, क्योंकि उसमें एमआरपी पर एक्साइज नहीं होती है। उसमें हमको एमआरपी लगती है सेलिंग प्राइस पर। उसकी वजह से हम कॉम्पिट हम सर्वाइव कर सके, नहीं तो सर्वाइव नहीं कर सकते थे मार्केट में, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट तो कॉस्टली होती थी सब, बद्दी और हिमाचल से। उस टाइम ऐसा लगा था कि मुश्किल रहेगा अभी चलाना, लेकिन फिर हमको गवर्नमेंट टेंडर का थोड़ा सहारा मिल गया उस टाइम, और बाद में फिर एक्सपोर्ट का मिल गया। तो एक्सपोर्ट और गवर्नमेंट की वजह से फिर आप हम लोग सर, फ्लोट कर हाँ सके। सर सर्वाइव कर पाए, नहीं राइट तो सर। डिफिकल्ट था सब। जी बिल्कुल। तो सर, आप एसएमबी कनेक्ट द राइस के प्रोग्राम में भी आए थे, उसके बारे में आपका क्या राय बना? आप अपनी प्रतिक्रिया बताएं। ऐसे भी करेंगे आप, यहाँ था ना वो सूर्या पैलेस में था वही। जी जी जी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रोग्राम था वो। उनको जानने को मिला सब कुछ सोलर सिस्टम के बारे में, लेकिन ऐसे सोलर सिस्टम तो हमने 2003 से स्टार्ट किया था। बहुत पहले मैंने सोलर तो लाया था इधर। राइट। जैसे ही सोलर इंडिया में बनने लगा फर्स्ट टाइम, तभी मैंने स्टार्ट किया था सोलर। सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। दोस्तों, ये सेंचुरियन रेमेडीज के अंबालाल पटेल थे, जो अपनी शुरुआत, संघर्ष और उपलब्धियों की कहानी हमें साझा कर रहे थे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला सर। एसएमबी कनेक्ट द राइस सीरीज को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके पास बिजनेस लीडर्स के लिए कोई सवाल है, जो आप चाहते हैं अपने बिजनेस के बारे में पूछें, तो हमें info@smbconnect.in पर ईमेल करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल पर हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। इकोसिस्टम पर अपडेट रहने के लिए हमें फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आज हमसे जुड़ने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्पॉटलाइट के अगले एपिसोड में हम उद्योग जगत के एक नए दिग्गज से फिर से जुड़ेंगे और उनसे बातें करेंगे।